हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। हम बीएससी सेकंड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 कर रहे थे, जिसका नाम था एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने क्या कुछ पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं। अब सबसे मेन पार्ट प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लावर। कल हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की थी। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, उनके सबको बोलते क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद जो सबसे मेन पार्ट होता है किसका, एंड्रोशियम का, यानी कि पुंकेसर का जो क्या था, परागकोश एंथर था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी की थी। सॉरी। उसके बाद देखा था कि उसके अंदर जो क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, इनकी जो परागकण होते हैं वो बनते कैसे हैं, उसके बारे में देखा था। अब वो लघु बीजाणु जो बने थे उनके बनने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या बोलते थे, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देख के और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हमने कल टर्म देखी थी, लघु बीजाणु जनन। क्या थी वो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं इसे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अब ये लघु बीजाणु जनन होता क्यों है, इससे लघु बीजाणु बनते हैं, उससे आगे उसका क्या काम होता है वो हम देखेंगे आज, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ओके, अब देखो आगे क्या है। अब एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये मान लो ये हमारे पास एक सेल है, कौन सी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें कौन सा डिवीजन करवाया था हमने कल इसमें हमने डिवीजन पढ़ा था अर्धसूत्री, यानी कि मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। और ये लघु बीजाणु होंगे कितने, देखो अगर एक हमारे पास लघु बीजाणु मात्र कोशिका है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कितने लघु बीजाणु बनेंगे, 4 लघु बीजाणु। और ये जो 4 लघु बीजाणु या 4 परागकण बनते हैं, इन लघु बीजाणु को परागकण भी बोलते हैं। इनके बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब 4 लघु बीजाणुओं को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क या कॉलन टेट्राड या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो लघु बीजाणु और परागकण दोनों एक ही होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 4 लघु बीजाणु जो बन गए हैं, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बने हैं। अब ये चारों के चारों जो लघु बीजाणु हैं, ठीक है, ये किस व्यवस्था में आपस में एक साथ रहते हैं वो देखेंगे। ये 5 टाइप से व्यवस्थित होते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लघु बीजाणु चतुष्क कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। स्ट्रक्चर्स बनाते हैं 5 की।
5 टाइम्स किया ये। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 क्यों है? देखो इसमें भी 4 है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये स्ट्रक्चर है हमारी 3D स्ट्रक्चर। इस कारण इसके अंदर हमें 3 ही दिखाई देंगे और ये भी हमारी 3D स्ट्रक्चर होगी। इसके अंदर भी हमें सिर्फ 3 ही पोलन ग्रेन्स या लघु बीजाणु दिखाई देंगे इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है और ये भी 4 है तो इन दोनों के अंदर भी 4, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर होने के कारण जो चौथा लघु बीजाणु या चौथा परागकण है वो इनके बैक साइड होगा, जो कि हम इसमें नहीं देख सकते, ठीक है। अब इनके चारों के अलग अलग नाम होते हैं। ये है रेखीय, ये है टी शेप और ये जो बचा है इनमें है एक क्रॉसित है और एक है समद्विपार्श्विक। कौन सा? क्रॉसित और समद्विपार्श्विक। रेखीय और टी शेप के बाद ये वाला है हमारा चतुष्फलकीय। कौन सा है? चतुष्फलकीय टेट्राड। अब इसको चतुष्फलकीय क्यों बोलते हैं? देखो चतुष्फलकीय से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक या जो वो इसके बैक साइड वाले फलक पे है। 3 फलक तो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं और एक बैक साइड पे है। ये होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक इनकी समान की समान दोनों साइड होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। टी शेप, रेखीय, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक और इसको बोलते हैं क्रॉसित, ठीक है। अब ये हो गया हमारे जो 5 टाइप से लघु बीजाणु चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राड के। अब इनके मध्य जो ये देखो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर किसकी बनी होती है? ये लेयर बनी होती है कैलोस नामक पदार्थ की। कैलोस, ये कैलोस लेयर का काम क्या होता है? ये कैलोस लेयर होती है जो ये चारों परागकणों को आपस में अलग अलग रखती है, ठीक है, ताकि ये एक साथ मिल ना पाए और ये अपना इनका अलग अलग अस्तित्व बना रहे। उसके बाद देखो इसमें भी हमें 3 देख रहे हैं, इसमें भी हमें 3 देख रहे हैं, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये 4 ही है लेकिन इनमें 3D स्ट्रक्चर है, बैक साइड है इसके, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो ये लघु बीजाणु बना था, हम द्विपार्श्विक वाली का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क में से जो ये एक है, एक लघु बीजाणु या एक परागकण की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मेल गैमेट में कैसे चेंज होता है, नर युग्म को कैसे बनाता है वो देखते हैं। अब ये एक परागकण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नर युग्म को। अब ये बन गए हैं, एंथर में इनकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब ये इसके आगे इसका जो डेवलपमेंट होता है नर युग्मकोद्भिद का, मेल गैमेटोफाइट का, वो कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो अब ये 3 स्टेप्स में होते हैं। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट सबसे पहले इसमें क्या होगा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में डिवीजन होने से 4 लघु बीजाणु बनेंगे और वो चारों के चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? आपस में अलग अलग हो जाएंगे। उनके अलग अलग होने से देखो उसके बाद में इनमें क्या होगा? उनके बाद में इनकी जो कायिक है, इनमें कायिक या जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कायिक और जनन कोशिकाओं का। कायिक और जनन कोशिकाओं के जो कार्य होंगे वो हम पढ़ते हैं। आप देखो
इसमें हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। वह संरचना, इस टाइप से राउंड शेप स्ट्रक्चर होगी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इसके चारों देखो ये स्ट्रक्चर आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछी हुई है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ये है ये इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है ये कहलाती है एक्साइन, बाह्य चोर हिंदी में। इनर लेयर कहलाती है इंटाइन, ये अंदर है इसके साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य। और देखो ये बाहर हमने जो क्रॉस रूप में लेयर बनाई है ये होती है स्पोरोपोलेनिन की लेयर। इसकी लेयर होती है ये स्पोरोपोलेनिन की। अब देखो स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो स्पोरोपोलेनिन लेयर है ये बनती किससे है। ये लेयर बनती है, हमने टेपेटम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टेपेटम। क्या था टेपेटम? टेपेटम थी पराग कोश की सबसे इनर लेयर होती है, वो टेपेटम कहलाती है, जो क्या कर रही थी, जो पोषण दे रही थी किसको, लघु बीजाणुओं को। अभी वही लेयर क्या कहती है, आगे जाके किसका निर्माण करती है, स्पोरोपोलेनिन लेयर का निर्माण करती है। इस स्पोरोपोलेनिन लेयर का काम क्या होता है कि जो पूरा का पूरा नर युग्मक है इसको बाह्य वातावरण से सुरक्षित रखना। बाह्य वातावरण यानी कि या ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दियां, या जैसा भी एनवायरनमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो इस नर युग्मक पे ना पड़े, इसलिए ये इसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र। अब इस न्यूक्लियस में क्या होगा, डिवीजन होगा। अब इस न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होगा, इसमें होगा समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन। अब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में या दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। और वो दो सेल्स कौन सी होगी, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, या जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। अभी कायिक कोशिका और जनन कोशिका काम क्या करेंगी वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने परागकण की स्ट्रक्चर देखी, उसके अंदर सबसे आंतरिक वाली परत थी, उसको क्या बोल रहे थे, इंटाइन बोल रहे थे, अंतःचोर, हिंदी में इसका नाम होता है अंतःचोर। उसके बाद थी बाहर वाली परत जिसको बोला बाह्य चोर या एक्साइन। उसके बाद थी साइटो, इसके अंदर की जो ये सेल्स हैं ये क्या होती है, साइटोप्लाज्म का कार्य करती है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो आगे समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होकर दो सेल्स का निर्माण करते हैं, कायिक सेल, जनन सेल। ठीक है, अभी कायिक सेल और जनन सेल का काम क्या होता है वो देखते हैं। ये आपको पता लग गया कि स्पोरोपोलेनिन क्या होती है। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण एपिडर्म लेयर से होता है। यह है मेल गैमेट की प्रोटेक्शन का या रक्षा का कार्य करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो कायिक कोशिका और जनन सेल्स हैं इनका काम क्या होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर बनी थी हमारे पास, इस केंद्रक में क्या हुआ,
विभाजन। कौन सा? समसूत्री, माइटोसिस डिवीजन। अब इस समसूत्री विभाजन से क्या हुआ? पहले स्ट्रक्चर इस टाइप की थी परागकण की, और अब इसके बाद कैसी बनेगी? इसके बाद ये एक जो न्यूक्लियस है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो बाहर की जो स्पोरोपोलिन है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब देखो ये जो स्पोरोपोलिन लेयर होती है इसके बीच में क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे रंध्र बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। इन पोर्स का कार्य क्या होता है कि इसके अंदर जो मेल गैमेट बनेगा उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, अब ये तो बन गई हमारे पास जनन कोशिका, और ये बन गई कायिक कोशिका। बाकी है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये दो कोशिकाएं हमारे पास बन चुकी है। ये जो भित्ति के पास है इसे बोलेंगे जनन कोशिका, या जनरेटिव सेल। देखो नेम से स्पष्ट हो रहा है जनन कोशिका, यानी जनन कोशिका कार्य क्या होगा? जनन करना। अब ये कौन सी सेल है? कायिक सेल, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। देखो यहाँ तक इसके स्ट्रक्चर हमने देख ली कि ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या हुआ? विभाजन हुआ, विभाजन से आगे हमें दो प्रकार की सेल्स मिली। समसूत्री विभाजन से अब ये दो प्रकार की सेल्स है, ये क्या करेंगी? देखो इन सेल्स के कार्य देखते हैं, अब हम इसी स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। अब ये जो जनन कोशिका है इसमें फिर विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा इसके अंदर? इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। सॉरी, अब ये जनन कोशिका थी हमारे पास, जनन कोशिका में हुआ मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, और उससे क्या बने? हमारे पास बने नर युग्मक। पहले बने थे ये नर युग्मकोद्भिद, ये है नर युग्मक। अब ये हैं जो जाके क्या करेंगे? मादा अंडक के साथ निषेचन यानी कि फ्यूजन करेंगे। ये दो मेल, इनकी संख्या कितनी होती है? दो। एक जनन कोशिका से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। कौन से डिवीजन के द्वारा? मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ आ गई। और जो इसमें कायिक कोशिका थी उसका काम क्या होगा? कायिक कोशिका बना लेगी पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब, जो क्या करेगी? इनको आगे जाने के लिए हेल्प करेगी, या जो विकसित हो रहे नर युग्मक है उनको पोषण देगी। ठीक है, अब इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हमारे पास बन गए हैं जनन कोशिका से जो दो नर युग्मक बने थे। ये हमारी कायिक कोशिका यहीं पे रहेगी, और ये जीव द्रव्य इनके अंदर ही रहेगा। अब ये जो नर युग्मक बने हैं ये क्या करेंगे? इनमें से एक नर युग्मक तो क्या करेगा? एक नर युग्मक तो जाके किसके साथ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा जाके मादा अंडक के साथ, यानी कि फीमेल एग के साथ। और जो दूसरा नर युग्मक होगा वो क्या करेगा? वो त्रिसलन में यानी कि ट्रिपल फ्यूजन में भाग लेगा। उसके बाद देखो ये जो लंबी संरचना हमारे पास बनी है इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, पराग नलिका। इस प्रकार हमने आज मेल पार्ट का सारा कंप्लीट कर लिया।
कि मेल पार्ट में सबसे पहले एंथर होता है। एंथर के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणु धानियां होती हैं। लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणुओं के अंदर आगे क्या होते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण आगे जाके किसका निर्माण करते हैं? परागकण आगे जाके निर्माण करते हैं नरयुग्मक का। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं और एक परागकण के अंदर कितने नरयुग्मक होते हैं? एक परागकण के अंदर 2 नरयुग्मक होते हैं, जिनमें से एक तो मादा अंडे के साथ जुड़ता है और दूसरा त्रिशल्यन में भाग लेता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ टर्म्स थी, हमारी एक टॉपिक बीच में रह गया था, वो था टेपिटम के कार्य। टेपिटम लेयर थी जो, उसके कार्य रह गए थे। टेपिटम लेयर के क्या कार्य होते हैं? देखो टेपिटम क्या करता है? सबसे पहला कार्य, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। या कि टेपिटम के वर्क्स 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। सेकेंड वर्क, जो देखो हमने परागकणों के अंदर क्या पढ़ी थी? जो परागकण चतुष्क था उसके अंदर क्या थी? एक भित्ति थी। कौन सी भित्ति थी? कैलोस भित्ति। वो कैलोस भित्ति को नष्ट कौन करता है? वो टेपिटम ही करती है। टेपिटम के अंदर एक कौन सा पदार्थ होता है? कैलेज। टेपिटम का कैलेज नामक एंजाइम परागकणों की कैलोस भित्ति को विघटित करने में सहायता प्रदान करता है। कैलोस लेयर थी जो, उसको विघटित कौन करेगा? कैलेज एंजाइम करेगा, जो कहां से निकलता है? टेपिटम से। कैलोस भित्ति को विघटित करने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट कार्य है इसका स्पोरोपोलिनिन का निर्माण। स्पोरोपोलिनिन देखो हमने पढ़ा था, क्या था स्पोरोपोलिनिन? जो परागकण की बाह्य भित्ति यानी कि एंजाइम पे एक पदार्थ का जमाव पाया जाता है, जिसे स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलिनिन का निर्माण टेपिटम द्वारा स्रावित पदार्थों से होता है। ये 3 मेन वर्क थे। उसके अलावा बहुत सारे वर्क होते हैं जो टेपिटम के होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 ही होते हैं। सबसे पहला, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन देना। सेकंड, टेपिटम का कैलेज नामक एंजाइम होता है, वो जो परागकण चतुष्क के अंदर कैलोस नामक भित्ति होती है उसको विघटित करता है। और थर्ड क्या है? स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो टेपिटम के कार्य तो हमने देख लिए। अब मेनली टेपिटम कितने प्रकार के होते हैं? टेपिटम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। टेपिटम के प्रकार, मेनली टेपिटम 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज स्रावी टेपिटम एंड सेकेंड इज अमीबिया टेपिटम। देखो अमीबिया टेपिटम को पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम भी बोला जाता है। पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अब इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो स्रावी टेपिटम होता है वो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही होती है, जैसे कि परागकणों का जब तक नर युग्मक
निर्माण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये स्रावी टेपेटम परागकण के अंदर मौजूद रहता है, ठीक है, और उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता रहता है। लेकिन जो अमीबियम टेपेटम होता है या पेरिप्लाज्मोडियम टेपेटम होता है, ये नष्ट हो जाता है। ये कब नष्ट होता है? जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो उस क्रिया के दौरान ये पेरिप्लाज्मोडियम टेपेटम या अमीबियम टेपेटम नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से विघटित हो जाता है। लेकिन जो स्रावी टेपेटम होता है वो नर युग्मकों के निर्माण के तक वैसा का वैसा रहता है और क्या करता है, और क्या करते हैं, ये उनको पोषण प्रदान करता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में एक टर्म है हमारे पास बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी। अब ये देखो क्या होती है पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता। पॉलीस्पोरी देखो बहुबीजाणुता, नेम से स्पष्ट हो रहा है, बहु यानी कि बहुत सारे बीजाणु यानी कि स्पोर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि एक परागकण चतुष्क के अंदर या फिर एक पोलन टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 लघु बीजाणु या 4 लघु बीजाणु या 4 परागकण पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा होता है कि कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स में 4 लघु बीजाणुओं की जगह 5 लघु बीजाणु पाए जाते हैं, यानी कि एक लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 5 परागकण पाए जाते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बहुबीजाणुता यानी कि पॉलीस्पोरी। जब किसी लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर चार की जगह 5 लघु बीजाणु पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को उस स्थिति को या उस कंडीशन को बहुबीजाणुता कहते हैं। समझ आया? बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी कहते हैं। अब देखो ये पाए कौन से प्लांट्स में जाते हैं, ये इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल होता है कस्क्यूटा या फिर हाइफिनी प्लांट्स। इन दोनों के अंदर क्या होता है, पॉलीस्पोरी पाई जाती है, यानी कि एक लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 की जगह 5 लघु बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परागकोश का स्फुटन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परागकोश का स्फुटन। अब इसका मतलब क्या है स्फुटन का, यानी कि परागकोश की लेयर्स का टूटना और उनमें से उनके अंदर बने हुए लघु बीजाणुओं का परागकोश से बाहर आना क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन। अब ये कितने टाइप से होता है, देखो ये 4 टाइप से होता है। पहले हम लिख लेते हैं कि स्फुटन होता क्या है। परागकोश में बने लघु बीजाणुओं का या परागकणों का परागकोश से बाहर आना परागकोश स्फुटन कहलाता है। अब इस परागकोश स्फुटन में होता क्या है कि जैसे कि हमने कल ये परागकोश की स्ट्रक्चर बनाई थी, इस टाइप से स्ट्रक्चर
थी हमारी। अब यहाँ जो लघु बीजाणु दानियाँ थी, इनके अंदर क्या थे, लघु बीजाणु थे। यहाँ ये लघु बीजाणु बने हुए थे। अब ये लघु बीजाणु इस पूरे के पूरे यंत्र में से बाहर कैसे आएंगे, वो क्रिया क्या कहलाती है, परागकोश का स्फुटन कहलाती है। ठीक है, अब इसके लिए देखो अभी बाहर कौन से वे से आएंगे, कौन से पाथ से आएंगे, वो चार पाथ्स होते हैं इनके। स्फुटन 4 प्रकार का होता है। देखो कल जब हम परागकोश के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है, इसमें कौन सी जो भित्ति होती है वो मेनली काम में आती है, बताया था ना। तो वो कौन सी भित्ति थी हमारी, वो भित्ति थी हमारी एंडोथीशियम, यानी कि अंतः त्वचा, अंतः भित्ति थी। अब ये 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले होता है अनुदैर्ध्य द्वार द्वारा। फर्स्ट टाइप है अनुदैर्ध्य दरार द्वारा। सेकंड है कपाटल द्वारा। अब देखो अनुदैर्ध्य दरार 2 प्रकार की दरारें होती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्ध्य दरार द्वारा हो गया, कपाटल द्वारा हो गया, और तीसरा होगा अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन यानी कि एक तो हो गया लैटिट्यूड वाला और एक हो गया लॉन्गिट्यूड वाला और एक है स्वरंध्री स्फुटन। अब स्वरंध्री स्फुटन मतलब रंध्र मतलब क्या होता है, पोर्स। अब देखो सारों के जो मीन है वो नेम से क्लियर हो रहे हैं। स्वरंध्री स्फुटन देखो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, अनुदैर्ध्य दरार, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। अब अनुदैर्ध्य को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल पार्ट में क्या आ जाएगी, इसमें दरार आ जाएगी और ये जो परागकोश है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे परागकण से। ये जो परागकण है इस परागकोश से इस दरारों द्वारा बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य दरार द्वारा। सेकंड में क्या होगा, कपाटों द्वारा, यानी कि यहाँ कपाट बन गए, यहाँ कपाट बन गए, इन जगहों पे क्या बन जाएंगे, कपाट बन जाएंगे छोटे छोटे, जहाँ से ये परागकण निकलकर बाहर चले जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, कपाटों द्वारा। अनुप्रस्थ स्फुटन, अब ये है हॉरिजॉन्टल वे, अनुप्रस्थ यहाँ पे इस टाइप से अगर परागकोश टूटता है, इसकी भित्तियां टूटती हैं तो ये कहलाएगा अनुप्रस्थ स्फुटन। और स्वरंध्री स्फुटन में क्या होगा कि इसकी चारों जो लेयर्स हैं इनके अंदर इस टाइप से छोटे छोटे रंध्र बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे, जिन पोर्स से होते हुए क्या चले जाएंगे, ये जो लघु बीजाणु हैं वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा कि परागकोश का स्फुटन होता कैसे है। इनके अंदर चार टाइप के स्फुटन होते हैं, अनुदैर्ध्य, कपाटन द्वारा, अनुप्रस्थ और स्वरंध्री। अब देखो आज के लेक्चर में हमने मेल गैमेट या मेल पार्ट था जो एंड्रोशियम था वो कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले परागकोश की स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके बाद उसमें जो परागकोश का निर्माण होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है वो पढ़ा। उसके अंदर भित्तियां कौन कौन सी होती है, टेपेटेबल लेयर के कार्य क्या होते हैं, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु होते कितने प्रकार के हैं, लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है, उसके बाद नरयुग्मक कितने बनते हैं, उसके बाद जो परागकोश का स्फुटन होता है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फीमेल पार्ट है यानी कि गाइनोशियम है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।